अगर आपको अब्रॉड एजुकेशन के लिए आना हो और वो भी लो बजट में, तो फ्रांस हमेशा एक अच्छा डेस्टिनेशन कंसीडर किया जाता है, जिसका वीज़ा रेशो भी अच्छा है और प्राइस भी इकोनॉमिकल है, और आप वहाँ पे इजीली अपनी एजुकेशन इकोनॉमिकल बजट में कर सकते हैं। तो आज मेरे साथ मिस्टर अकमल हैं, जिन्होंने अपना प्रोसेस किया और अभी वहाँ पे माशाल्लाह मौजूद हैं। तो अब हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए और क्या इनका एक्सपीरियंस है वहाँ पे, और काफ़ी चीज़ें इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स भी शेयर करूँगा कि जो हमें मिस्टर अकमल देंगे कि जो पाकिस्तान से जब एक बच्चा अप्लाई करे तो उसको वो अपने माइंड में रखनी चाहिए। तो कैसे मिस्टर अकमल, ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस फ्रांस पहुँचने का? खैर से पहुँच गए? खैरियत से पहुँच गया, बहुत अच्छा रहा और कोई मसला मसाइल नहीं आया। चलो, वेरी नाइस। तो हम मतलब वीडियो को लॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि स्टूडेंट्स के पास टाइम कम होता है, वरना फ़ौरन से स्किप कर देते कि यार वीडियो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान में जिस बच्चे ने इंटरमीडिएट कर लिया है या बैचलर कर लिया है, ठीक है, तो उसको क्यों फ्रांस चूज़ करना चाहिए? देखिए, फ्रांस की एक तो वीज़ा रेशो बहुत अच्छी चलती है। उसके बाद चीप ऑप्शन में देखें तो फ्रांस बहुत बेस्ट है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी उसकी वर्ल्ड में मानी जाती है। इस वजह से बेटर है कि आप रिजेक्शन से भी बचें और आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, इसलिए आपको चाहिए कि आप फ्रांस ही चूज़ करें। वेरी नाइस। तो मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टूडेंट को कंसीडर करनी चाहिए जब वो फ्रांस के लिए अप्लाई कर रहे हैं? बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, जिसमें हम पेरिस सैक्ले को कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्डो को कर लेते हैं, लियोन यूनिवर्सिटी को कर लेते हैं। और अगर कोई बच्चा हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा वीक है, उसकी बहुत ज़्यादा लो CGPA है, तो उसके लिए और भी ऑप्शन है। छोटे सिटीज़ में जो यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं वो उसे एडमिशन देती हैं लो CGPA पे, इस वजह से वो उन्हें चूज़ कर सकते हैं। प्राइस भी इकोनॉमिकल होती है? इकोनॉमिकल होती है। मैक्सिमम अगर जाएँ भी तो 250 यूरो से स्टार्ट होती हैं यूनिवर्सिटीज़ और 4000 यूरो तक जाती हैं। और डिपेंड करता है उस बच्चे की प्रोफाइल पे, कि मतलब जितना ब्रिलियंट बच्चा होगा तो उतना वो एज ले सकता है आज के टाइम पे भी अपनी उस एजुकेशन को जो उसने पीछे मेहनत की। क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है कि जब एक बच्चा फ्रांस के लिए अप्लाई करे तो उसको वो चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए कि यार ये जब मैं फ्रांस के लिए अप्लाई करूँ तो यार ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप कह लें, इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश रिक्वायरमेंट कह लें, इन टर्म ऑफ फ्रेंच रिक्वायरमेंट कह लें, इफ़ एनी, या अगर और क्या कह सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं? अच्छा, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, अगर स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट की हुई है उसके लिए क्या ऑप्शन है। तो जिसने स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट की हुई है उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो हमारे पास है कि उसके पास आइल्स होना नेसेसरी है। ओके। अगर आइल्स नहीं है तो फिर उसको कोई यूनिवर्सिटी भी कंसीडर नहीं करेगी। अच्छा, वैसे काफ़ी बच्चे आइल्स से डरते हैं, तो ये क्या चक्कर है? ये डरना नहीं चाहिए, ये भी एक किस्म का टेस्ट है। आप लोग पढ़ के हैं, 12 साल आपने इंग्लिश मीडियम पढ़ा होता है, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैट्रिक इंटर में इतनी आपने इंग्लिश सीखी होती है कि आप इजीली पास कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप C1 लेवल की आएँ, B2 लेवल पे चल जाता है। ओके। तो अगर अदर देन हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं इंटरमीडिएट के लिए, मैं पहले बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। उनके लिए आइल्स नेसेसरी है, बाकी आपके मैट्रिक और इंटर के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ गए। और अगर किसी ने बैचलर की हुई है, 4 ईयर बैचलर पाकिस्तान में होती है, तो वो 1 ईयर कोर्स में भी आ सकते हैं, M1 या M2 में भी आ सकते हैं। ओके। तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि वो M2 में आ जाएँ, 1 ईयर डिग्री है। तो उनके लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो यूनिवर्सिटी इशू करती है वही इनफ होता है, उन्हें कोई आइल्स वगैरह देने की जरूरत तो मतलब ये बैचलर वाले जो पढ़ चुके हैं पाकिस्तान से, तो ये उनके लिए एज है कि उनको एज सच कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं है। है। कुछ स्कॉलरशिप्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का मानना ये है कि यार हमने अगर बाहर जाना है तो फिर हमने तो स्कॉलरशिप पे जाना है, क्योंकि हमारे पास तो कोई पैसे वैसे हैं नहीं है, तो हम क्या करें? वैसे भी इस तरह होता है कि आईफिल स्कॉलरशिप जो उनका बहुत ज़्यादा फेमस है, उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत कम होती हैं और बहुत हाईली कंपटीशन होता है। और सबसे पहले वो प्रेफर करते हैं कि जो कंट्रीज़ उनके साथ अलाइंस में हैं, जैसा कि ये यूरोपियन यूनियन की होती हैं, फ्रेंच ना हो सिटीज़न, उनको करते हैं प्रेफर। उसके बाद जो दूसरे अफ्रीकन हो गए, अदर कंट्रीज से हो गए, और उसके बाद अगर कोई सीट बचती है तो वो एशियन को लेते हैं। ये भी एक समझे कि फेवरेबल बात भी है हम एशियंस के लिए कि भी हम यहाँ पे भी कंसीडर किए जाते हैं। क्योंकि जब मैं आपसे रात में डिस्कस कर रहा था तो आपने मुझे एक चीज़ बताई कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम इस साल की बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट पाकिस्तानी आए हैं जो पहले कभी भी नहीं आए। तो ये समझें कि ये भी पाकिस्तानियों के लिए अच्छी बात है कि पाकिस्तान से काफ़ी वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं फ्रांस के लिए। तो अब चले आउट ऑफ टॉपिक बात करते हैं कि चले एज अ न्यू स्टूडेंट जब आप फ्रांस आए तो क्या चीज़ें आपको काफ़ी पसंद आई वहाँ पे, कि यार जो आपके था कि यार एक डिज़ायर था कि यार ये होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ के बारे में, या इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, या एनी अकोमोडेशन वगैरह सारी चीज़ें?
तो जब मैं आया हूँ तो मुझे ये लग रहा था कि जैसे बड़ा टफ़ निज़ाम होगा यूनिवर्सिटीज़ का और बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा स्केड्यूल और ये वो, लेकिन जहाँ हमसे पता चला है कि मतलब यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा प्रोटोकॉल देती हैं। ये नहीं है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ की तरह जो है ना हम लेकिन 7 तोपों की सलामी नहीं देंगी, बाकी प्रोटोकॉल देंगी। बाकी प्रोटोकॉल देते। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ है कि अकोमोडेशन के लिहाज से आपने पूछा तो एक क्रूज़ की अकोमोडेशन अलॉट हो जाती है जिसमें हमें फिर बाद में काफ़ लग जाता है। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। क्रूज़ इनका कहने का मकसद है वो शिप वाला क्रूज़ नहीं है। यहाँ पे फ्रांस में क्रूज़ आपके डॉर्मेटरीज़ को या हॉस्टल्स को कहा जाता है बेसिकली। जी, और अगर आपको लेट्स सपोज के 300 यूरो में मिल रही है या 250 यूरो में एक अकोमोडेशन मिल रही है तो आपको 33% उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कंसेशन भी मिल जाता है। अच्छा, मतलब आप काफ अप्लाई करते हैं CF के नाम से, वो आपको 2 या 3 माह के बाद वो रिटर्न हो जाते हैं जो आपने पे किए होते हैं एक्स्ट्रा 30% या 33, तो मिनिमम जो है 33 ही है। अच्छा परसेंटेज है। और इसके अलावा अगर आप देखें रहने का लाइफस्टाइल तो वो अदर कंट्रीज़ की निस्बत बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर एक न्यू स्टूडेंट, जिस तरह मैं एक न्यू स्टूडेंट हूँ और पाकिस्तान से फ्रांस के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मतलब मुझे एडमिशन से लेके वीज़ा सबमिशन तक कौन से स्टेप्स को फॉलो करने की ज़रूरत है? जो मतलब एक बेसिक स्टेप्स हैं या ज़रूरी स्टेप्स हैं कि मतलब यार ये स्टेप्स तो आपको फॉलो करने हैं तभी आप एक वीज़ा सबमिशन तक के फेस में पहुँच सकते हैं। सबसे पहले तो हमने अपने डॉक्यूमेंट्स देखने होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो तमाम उसमें आ ही जाते हैं। उसके साथ आपके अगर बैचलर किया हुआ तो 2 रिकमेंडेशन लेटर, उसके बाद आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर, फिर आपने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना थ्रू कैंपस फ्रांस या डायरेक्ट करना। अगर आप कैंपस फ्रांस के थ्रू करते हैं तो 7 कोर्सेज़ में आप इनरोल हो सकते हैं, और अगर डायरेक्ट करते हैं तो वो जो यूनिवर्सिटी आपने वेबसाइट पे देखना होता है, उनके जो डायरेक्ट पोर्टल्स है वहाँ जितनी में भी कर सकते हैं आप करें। अगर आपको एक्सेप्टेंस आ जाती है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की, फिर भी आपने कैंपस फ्रांस पे उसको अपलोड करना है ऑफ़र लेटर को, और वो आपका इंटरव्यू करेंगे, आपकी जो भी मामलात होंगे वो करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप कैंपस फ्रांस के प्रोसीजर से गुजरते हैं फिर आपने अपॉइंटमेंट लेके वीज़ा अप्लाई करना होता है। और अगर आपका इंटरव्यू कैंपस फ्रांस ने ले लिया है 1 दफ़ा या 2 दफ़ा भी होता है, बस 3 दफ़ा भी हो जाता है, तो आपका इंटरव्यू एम्बेसी में नहीं होगा। अभी जो मैं सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ, इस सवाल का मेरे ख्याल से सारे आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, और आपका मेरे ख्याल से पहला या दूसरा सवाल मुझसे यही होता है कि वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, काम मिलता है नहीं मिलता है, काम मिलता है तो किस नौयत का मिलता है, और क्या मतलब कितनी सैलरी या कितने पैसे आप बना सकते हैं। अच्छा, ये तो एक तो पहली बात ये कि सिटी टू सिटी भी कंपैरिजन होता है कि कौन सी सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, कौन से में कम है, लेकिन मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं। और अगर हम वेजेस की बात करें, एक स्टूडेंट आता है उसे कितना वेजेस मिलता है या कितने आवर्स होते हैं, तो सब कंट्रीज़ की तरह उसका भी एक रूल है फ्रांस का कि आपको 964 जो है आवर्स अलाउ होते हैं एक साल में, 60% वर्क अलाउ होता है फुल टाइम के लिहाज से, और जो 1 घंटे का वेज है वो 11.88 होता है, और विदाउट टैक्स डिडक्शन ये पेमेंट होती है। जब टैक्स डिडक्ट होता है तो 9.22 पर आवर आपको कैश में उसमें अकाउंट में आ जाता है। यूरोपियन कंट्री में 11 पॉइंट समथिंग जितना ये बता रहे हैं वेज रेट, एक बहुत अच्छा कंसीडर किया जाता है। इट्स नॉट अ जोक, ये बहुत अच्छा एक वेज रेट है जो आप फ्रांस आके एज अ साइड जॉब अर्न कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब आप फ्रांस पहुँचें तो मतलब बच्चों का ये होता है कि सर हमें जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मेरा बच्चों से कहना यही होता है कि ये एक इंसान के अंदर का करंट बोलता है कि यार मुझे मतलब आपको कितना डेडिकेटेड हो आप उस चीज़ को ढूंढने के लिए, कि किसी को तो सालों साल नहीं मिलती, तो मतलब हर चीज़ प्लेट में नहीं आती है, ठीक है। तो आपको कितने टाइम में जॉब मिली है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे 1 हफ़्ते बाद ही जॉब मिल गई थी। अच्छा। और पहले तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, मैं एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, वो ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, तो 1-2 माह उन्होंने मुझे चलाया। उसके बाद एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ मुझे जॉब मिल गई और उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो मतलब ये कि इसमें मतलब आपको जॉब फाइंड करने में या मतलब जॉब हंट करने में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मतलब एक बच्चे के अंदर करंट है तो वो जॉब ले सकता है। अगर कोई बंदा अपने दिल से मेहनत करता है ना, बस ये है कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं, मेहनत के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि इनको भी मैं बोल चुका हूँ कि अगर ये समझते हैं कि यार हर चीज़ मतलब तोहफे के तौर पे मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और जो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बच्चों का सवाल आता है कि जब हम पढ़ चुकते हैं, यानी कि हमारी जब स्टडी कंप्लीट हो चुकी होती है, देन आगे के क्या स्टेप? अच्छा, इसके लिए ना 2 टाइप की कैटेगरीज होती हैं। अगर एक स्टूडेंट ने मास्टर कर लिया तो वो अपनी ही यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को कह के PhD में भी जा सकता है। अच्छा। अगर वो जाना चाहे तो
लेकिन अगर नहीं जाना चाहता उसके पास सेकंड ऑप्शन ये होता है कि वो APS अप्लाई कर ले, जो कि उसे 1 साल के लिए वर्क APS मीन आपको एक जॉब सीकर वीज़ा या कार्ड, रेजिडेंस कार्ड मिलता है 1 साल के लिए, जिस पे आप जॉब ढूंढनी होती है और सिक्योर करनी होती है। तो आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर टाइम में एक स्टूडेंट को जॉब मिल जाती है? मिल जाती है, अगर बात वही आ जाती है अगर वो मेहनत करे तो ठीक है। तो मतलब अगर इन चीज़ों को कंक्लूड करते हैं तो मतलब जो थ्रू आउट जो आपने जो प्रोसेस अपना कंप्लीट किया, माशाल्लाह वीज़ा लगा, अब माशाल्लाह आप इटली बैठे हैं, ठीक है, तो मतलब कल को आप जर्मनी का आपका प्लान है, ठीक है, तो मतलब क्या टिप देना चाहेंगे बच्चों को कि यार आपने इन चीज़ों को कंसीडर करना है और इन चीज़ों को फॉलो करना है तो आप भी इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं? अच्छा, ये है कि सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने जाना है या हमने सिर्फ बातों की हद तक रहना है। कि हमने कॉल की, हाँ जी अवैस भाई मैंने अप्लाई करना था, अच्छा कितना खर्चा आएगा, मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं। अगर 2.7 CGPA है, वो आपसे ये आके कहता है कि मुझे स्कॉलरशिप लगवा दें, तो आपका क्या जवाब होगा? मेरा जवाब यही होता है कि आप थोड़ी प्रोफाइल भी तो अपनी देखें ना। तो वही बात है ना, कुछ ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ चस्के की हद तक होते हैं। अगर आपने नियत कर ली है तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बाहर हैं। आपको कोई ना कोई कंट्री, लेट्स सपोज आप फ्रांस को चूज़ करें, उसके साथ बैकअप पे एक रख लेते हैं, जैसे कि इटली है, आप इटली को भी कंसीडर कर लेते हैं कि फ्रांस के जो वीज़ाज़ हैं वो जल्दी ओपन हो जाते हैं, आप 6ठे माह में 5वें माह के एंड पे ले लेते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला बनता है कि आप इंटरव्यू में उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो फिर आपके उस बैक पे इटली का ऑप्शन मौजूद होता है, ठीक है। तो मतलब इन कंक्लूजन मतलब आप मुझे एक होता है ना कि एक फ़ाइनल चीज़ बता दो कि यार इस चीज़ को आपने कंसीडर करना ही करना है अपने थ्रू आउट प्रोसेस, जिसमें आप या अपनी प्रोफाइल के हवाले से भी इनको बता सकते हैं या कोई इस तरह की चीज़ जो आपने अपनी प्रोफाइल में सही अच्छे से फोकस की हो, खासतौर पर फाइनेंशियल ये है कि अगर हम बात करें फाइनेंशियल की, वो 615 यूरो पर आवर के पर मंथ के लिहाज से वो मांगते हैं कि आपके पास होने चाहिए। अच्छा, वो तकरीबन पाकिस्तानी 24-25 लाख बनता है, लेकिन मैक्सिमम लोग 30 तक रखते हैं। चलो जी ठीक है, हमारी प्रोफाइल अच्छी हो। और जो फ्रांस है वह ऐसा कंट्री है जिसे आप फाइनेंशियल थोड़े बहुत आप मेंटेन रखते हैं और लास्ट 1 मंथ में भी अगर आप पैसे जो है क्लोजिंग बैलेंस रखते हैं तो वो ओके है। तो मतलब इतना ये फाइनेंशियल तो ये प्रॉब्लम ही नहीं लग रहा, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो मेरे ख्याल से हम दोनों ने तो नहीं, खैर इन्होंने आपके काफ़ी सवालों को क्लियर किया होगा, क्योंकि एक काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक था स्टडी इन फ्रांस का। और काफ़ी जब मेरी एक शॉर्ट वीडियो लगी थी मतलब स्टडी इन फ्रांस के बारे में टिकटॉक पे, तो काफ़ी लोगों के यानी आप लोगों के सवाल थे कि किस तरह करना है, कैसे करना है, क्या बजट है, वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नहीं है, वीज़ा लगता है नहीं लगता। ये मौजूद है हमारे साथ, दैट मीन वीज़ा लगा है तो ये यहाँ बैठे हुए। तो वही है कि नीयत साफ़ होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, इंटेंट क्लियर होना चाहिए, आप भी वीज़ा ले सकते हैं। थैंक यू अकमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारे सवालों के जवाब देने के लिए, और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपकी आगे की चीज़ें भी आसान करे। बाकी हमारे लाइक कभी कोई खिदमत हो तो ज़रूर बताइए।